एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास आपको जो मिल रही है नेक्स्ट सीटेड जो एग्ज़ाम आपका 2025 में होने वाला है। और बताया ये जा रहा है कि ये एग्ज़ाम आपका जुलाई में देखने को मिलेगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको फरवरी के लास्ट में देखने को मिल जाएगा, यानी लास्ट वीक तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करें, तभी जाके एक बेहतर तैयारी हो पाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ स्टार्ट करिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। और आप जो है देखा जाए तो सीटेट काफ़ी टफ होता जा रहा है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी पेडागोजी के जो क्लासेस हैं वो 2 मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग जाकर के उसको देख सकते हो। बाकी ये क्लास आपको 3 बजे मिलती है, आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो। 5 बजे भी आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा आज से ही। उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 6 की वो हमने डिस्कस की हुई है। आपको क्लास मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन करिएगा। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आपको सारी क्लासेस चैप्टर वाइज मिलती रहेंगी। तो आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग कंटेंट भी डिस्कस करेंगे। पहले जो है क्वेश्चन डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट किया होगा, यानी उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो इस वजह से एटलीस्ट उनको ये पता चले कि सीटेट में जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसी जो है लैंग्वेज आ रही है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। वह सीटेड की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है। देखिए, पहले जो ये क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी में क्या होता है, 15 नंबर का आपका जो है पैसेज होता है, जिसमें आपको जो है पैराग्राफ से ये देखकर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और 15 नंबर के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग 15 नंबर के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, 50 आते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से समझिएगा। जो भी आंसर बताऊंगी ऑफिशियल आंसर की से बताऊंगी, ये मत समझिएगा कि आंसर आपको गलत बताए जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था 2024 में, ये वो सेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है, यानी आप हिंदी के अध्यापक हैं, मान के चलिए आप हिंदी के टीचर हैं। और आपकी नियुक्ति ऐसे में हो जाती है जैसे केवीएस है। अब केवीएस में क्या होता है, आपको अदर अदर इधर जो है स्टेट में जो है आपको जॉब मिलती है। तो आपको पंजाबी यानी पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब जो है चूंकि आप स्थाई भाषा नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी तो लैंग्वेज हिंदी रही है और आपका सिलेक्शन हो गया पंजाबी में, यानी पंजाब भी जहाँ बोली जाती थी पंजाब में हुआ। अब वहाँ पे आपको हिंदी, वहाँ पे जो लैंग्वेज है पंजाबी, वो तो आपको नहीं आती, क्योंकि आपकी मातृभाषा हिंदी रही, आप हिंदी के टीचर थे। तो आप जो है आपको क्या करना चाहिए, अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए, यानी आप सभी बच्चों से कहोगे कि आप लोग हिंदी सीखो, या फिर जो है किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, यानी आप जो है आवेदन करोगे कि मेरा ट्रांसफर करवा दिया जाए जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। या फिर जो है आप करोगे कि बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। या फिर अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए, यानी आप फिर जो है आपको पंजाबी नहीं आ रही तो आप हिंदी में संप्रेषण करोगे, यानी इंग्लिश में संप्रेषण करोगे। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो थर्ड ऑप्शन है, कि बच्चों की भाषा को आप एक संसाधन के रूप में लोगे, यानी जो बच्चे बोल रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज को आप उसको एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करोगे, ठीक है। धीरे धीरे जो है आप उसी में शिक्षण आरंभ जब कर दोगे, तो आपकी वहाँ आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जो आप वहाँ की लैंग्वेज को बेहतर बोल पाओगे। ऐसा क्यों होता है, आप मान के चलिए आप कहीं दूसरे स्टेट के हो और फिर आपका ट्रांसफ़र कहीं दूसरे स्टेट में हो गया, आपको जॉब मिल गई या किसी भी रीज़न से आपको दूसरे स्टेट में रहना पड़ रहा है, तो वहाँ क्या होता है, धीरे-धीरे करके आप वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर करने लगते हो। अब इसको क्या कहते हैं, भाषा अर्जन भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर हम जाकर किसी भी जगह पर जाकर वहाँ रहने लगते हैं और जब वहाँ की लैंग्वेज को हम सीख जाते हैं तो उसको कहते हैं भाषा अर्जन। लेकिन जो है अगर हम
कहीं जो है अपनी जगह मतलब जहाँ आपका स्थायी रूप से घर है आप वहीं पे हो, और उसके मान के चलिए आप इंडिया के हो और आप जो है पंजाब मतलब मान के चलिए आप यूपी के हो, ठीक है? और आप पंजाबी सीखना चाहते हो, तो आप यूपी में रह कर के पंजाबी लैंग्वेज सीख रहे हो, या फिर आप मराठी सीख रहे हो, या फिर आप गुजराती सीख रहे हो, ठीक है? असम में जो लैंग्वेज बोली जाती है आप वो सीख रहे हो, ठीक है? तो ये क्या है, ये इसको कहेंगे भाषा अधिगम, क्योंकि आप जो है इसको सीख रहे हो, आप कोचिंग के थ्रू सीख रहे हो, आप टीचर के थ्रू सीख रहे हो, आप कोई वीडियोस देख रहे हो, तो किसी न किसी थ्रू में सीख रहे हो, यानी किसी न किसी साधन के रूप में आप सीख रहे हो। लेकिन आप वहाँ पे जा करके मान के चलिए आप यूपी के हो और आप पंजाब चले गए, तो पंजाब की लैंग्वेज को आपने वहाँ से क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, आपने सीखा नहीं। आप वहाँ पर गए, रहने लगे, धीरे धीरे लोगों से बात करनी स्टार्ट की, रहन सहन में आपके वहाँ के कल्चर आ गए और आपने वहाँ की लैंग्वेज को सीख लिया, इसको यानी लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया, तो इसको भाषा अर्जन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन, और ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका मच बेटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है कि किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही, यानी कि उसने मानस मंथन तो किया, दिमाग में अपने जो है थॉट जो है रिवीज किया, लेकिन क्या हुआ, तब भी वो अनुच्छेद नहीं लिख पाई, ठीक है? हालाँकि वह जो है वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में जो है लिख लेती है, यानी किसी ने उसकी हेल्प कर दी तो वो लिख लेती है, बट खुद से वो नहीं लिख पा रही है। इस प्रकार के जो है मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? यानी जो ये टेम्परेरी हेल्प दी गई है, सहपाठी के माध्यम से या फिर किसी वयस्क के माध्यम से, यानी किसी के भी थ्रू जो है उसको मदद मिल गई और उसने वो अनुच्छेद को है जो है लिख लिया। तो ये जो मदद मिली है इसको क्या कहेंगे? ये जो है वाइगोस्की की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीम शिक्षण है नहीं, सहपाठी शिक्षण है नहीं, इसको सहपाठी परामर्श कहेंगे, यहाँ पर भी नहीं, इसको कहेंगे मदद, यानी जो है इसके फोल्डिंग दी गई है, टेम्परेरी यहाँ पर हेल्प दे दी गई है। यानी कि यहाँ पर जो वयस्क थे, सहपाठी थे, उन्होंने उस बच्ची का ऐसे लिखा नहीं है, अनुच्छेद जो है वो लिखा नहीं, बट उसकी मदद कर दी, उसको थोड़ी सी जहाँ पर भी दिक्कत हुई वहां पर उन्होंने हेल्प कर दी, उसको थोड़ा सा समझा दिया और उसको समझ में आ गया, उसने जो है लिख लिया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, टेम्परेरी हेल्प मिली उसको। इसको कहते हैं इसके फोल्डिंग, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, अभी ये क्वेश्चन मैंने जस्ट थोड़ी टाइम पहले आपको बताया, फर्स्ट ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाषा अर्जन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, जो है बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए, यानी कि आप भाषा अर्जन कहाँ पे करते हो, उस इन्वायरमेंट में, वैसे जो है माहौल में जाकर के आप रहने लगते हो, वहां पर धीरे धीरे वहां की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हो, यानी परिवेश में आप अपनी लैंग्वेज को सीख रहे होते हो, लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हो। व्याकरण क्या होता है, इसके आपको रूल सीखने होते हैं, कैसे बनाया जाता है, जो अनुवाद कैसे बनेंगे, तो ये क्या है, ये अधिगम हो जाएगा, ठीक है? अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए, ये भी आपका अधिगम है। बच्चों को पाठन के अवसर दिए जाएं, यानी पठन के अवसर दिए जाए, ये भी क्या है, अधिगम है। लेकिन बच्चों को भाषा का परिवेश आप दे रहे हो, वहां से बच्चा नॉर्मल तरीके से खेल खेल के माध्यम से सीख लेगा, ठीक है? यानी बच्चों को आपस में बातचीत करते हुए वो सुनेगा, वो सीख लेगा, वो खेलेगा तब सीखेगा, लोगों को बात करते सुनेगा, तो वो आराम से जो है चिल करके अपने लैंग्वेज को, यानी अपने इन्वायरमेंट से वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। जैसे कि सपोज करिए आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो, आप यूपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, किसी भी स्टेट के हो, आपने अपने जो लैंग्वेज है आपकी, जो आपकी मातृभाषा है, उसको आपने अधिगम नहीं किया होगा, प्रॉपर तरीके से उसको सीखा नहीं होगा कि हाँ मम्मी को जो है ऐसे बोलते हैं या फिर ये बोला जाता है, ये कॉपी है, ये किताब है, ये बैग है, ये टिफिन इसको बोलते हैं, ये सब आपने कहाँ से सीख लिया? आपने अपने घर में, आप अपने घर में रहे, लोगों से बातचीत की, घर में जो है लोग बात करते हैं आपस में, आपने उनको सुना, घर में आसपास लोगों से बातचीत की, आप सुनते गए, खेलते गए, और आपने धीरे धीरे क्या है, जो आप डेली सुनते रहोगे आप धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दोगे, वो आपने क्या किया, धीरे धीरे एक्वायर कर लिया, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, हम नॉर्मल तरीके से बिना किसी एफर्ट डाले
जो अचेतन रूप से किसी लैंग्वेज को अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं भाषा अर्जन। लेकिन प्रॉपर तरीके से जिसके हम रूल सीख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम जिसको याद कर रहे हैं, जिसके लिए हम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, किसी टीचर की हेल्प ले रहे हैं, किसी की वीडियोस देख रहे हैं, तो वो हमारा भाषा अधिगम हो जाता है, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान के चलिए आप ट्यूशन जाते हो, वहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हो, तो उसका एक टाइम होगा कि आपका जो है 1 घंटे आपको कोचिंग जानी है या 2 घंटे की आपकी कोचिंग है, उसका प्रॉपर एक टाइम होगा। लेकिन आप अपने एनवायरनमेंट से लैंग्वेज को सीख रहे हो, उसका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। आप मॉर्निंग में भी खेल रहे हो तो भी आप सीख रहे हो, आप रात में खाना भी खा रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ मम्मी की बातें सुन रहे हो, भाई की बातें सुन रहे हो, दादी की बातें सुन रहे हो, आप सीख रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा। और अर्जन और अधिगम में ये डिफरेंस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो डिस्कस किया जाता है इसको भी ध्यान से सुने कि अब बहुत सारे ऐसे होंगे कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए और आगे बढ़िए, ऐसा नहीं है। जो भी ये डिस्कस किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन जाएगा किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए हर एक चीज को आप समझते रहिए, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी सीटेट क्वेश्चन पूछे आप कर लोगे। क्योंकि आज की डेट में जो क्वेश्चन टफ बन रहे हैं और सीटेट ना क्वालिफाई होने का जो रीज़न है वो यही है कि सिलेबस तो सेम है, सिलेबस आज भी चेंज नहीं हुआ है, 2025 में भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आज भी सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है अभ्यर्थियों का, इसका मेन रीज़न है कि वो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। और सीटेट में सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ये सही है, लेकिन हर एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। और सीटेड आजकल लैंग्वेज बहुत घुमा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से कर लोगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो है कथन है पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। तो पाठ्य पुस्तक का जो है स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है, या फिर पाठ्य पुस्तक जो है अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र जो है महत्वपूर्ण सामग्री है, या फिर यह जो है पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, या फिर ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा थर्ड। यह जो है पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, जो पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि जो पाठ्य पुस्तक है ये जो है एकमात्र संसाधन है लर्निंग का, या फिर एक संसाधन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाठ्य पुस्तक जो है एकमात्र संसाधन नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक संसाधन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजन ये है कि जो है आप जब लर्निंग करते हो तो आप मोबाइल के थ्रू भी पढ़ रहे हो, आप जो है ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग करते हो, आप बुकें लेते हो, ठीक है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लेते हो, चार्ट के थ्रू पढ़ा देते हो, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे सीख रहे होते, लैब में ले जाते हो। तो ये क्या है, ये जो लर्निंग है, लर्निंग के कई सारे प्रोसेस हैं, कई संसाधन हैं जिसके माध्यम से हम चीज़ें सीख रहे होते हैं। लेकिन अब ये उसी में जो है ये पाठ्य पुस्तक भी एक साधन है, लेकिन कह देना एकमात्र जो है संसाधन है पाठ्य पुस्तक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या लर्निंग पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, तो जी नहीं, एक साधन है, एकमात्र संसाधन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छे तरह से जो है पढ़ाने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। यानी आपने क्या किया, कक्षा 5 के आप टीचर हैं और आपने कोई पाठ्य सामग्री बच्चों के साथ डिस्कस की, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, संदर्भ और प्रसंग को जो है बच्चों से कहते हैं कि आप ध्यान से इसको सुनो, और उसके बाद जो है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप कह रहे हो कि इसके जो है उत्तर दो। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस प्रकार के पठन के लिए जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो गहन पठन है, या फिर बारीकी से पठन है, या फिर विस्तृत पठन है, या फिर सरसरी तौर पर पठन है। तो अगर सरसरी तौर पर पठन होगा तो बच्चा यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर उसने ध्यान से नहीं चीज़ें सुनी है, नहीं समझी है, तो वो आंसर नहीं दे सकता, तो ये आपका कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि गहन पठन होगा। जब बच्चा गहन पठन करेगा, हर एक चीज को बारीकी से समझेगा और जो है संदर्भ और प्रश्न को ऐड करेगा, तब जाके वो क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है
किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ाने का जो कौशल है डैश डैश बोध है। तो मूल्यांकन परक है या फिर वैश्विक है या फिर स्थायी है या फिर निष्कर्षात्मक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका स्थायी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि स्थायी होगा। अब स्थायी क्यों है? गहन रूप से आप पढ़ रहे हो, उसकी गहराई को समझ रहे हो, आप हर एक पक्ष के बारे में समझ रहे हो, आखिर ये है तो ऐसा क्यों है, क्या प्रोसेस है, कैसे है, तो हर एक चीज को आप समझ पा रहे हो, तो ये स्थायी रूप से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले डैश डैश। अब जो है निगमनात्मक क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये व्याकरण के रूल में इसको फॉलो किया जाता है। आगमनात्मक विधि होती है और एक होती है निगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर आपको जो है नियम सिखाए जाते हैं। लेकिन जो निम्नात्मक विधि होती है, यानी डिडक्टिव मेथड 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 जो होता है, इसमें पहले आपको रूल सिखाए जाते हैं और ये व्याकरण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा जो होगा, जब आप ग्रामर पढ़ते हो तो पहले आप रूल सीख रहे होते हो, उसके बाद आप जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है अनुवाद बनाना सीख रहे होते हो, ट्रांसलेट करना सीख रहे होते हो। तो ये क्या है, निम्नात्मक विधि का मतलब है पहले आपको नियम सिखाए जाएंगे, फिर आपको जो है उदाहरण दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन की नियम प्रस्तुत करने चाहिए। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन होता है आपका आगमनात्मक विधि में, उसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, देन आपको रूल सिखाए जा रहे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि आगमनात्मक विधि जो है ये छोटे बच्चों के लिए अच्छी है या फिर बड़े बच्चों के लिए। तो हमेशा आगमनात्मक विधि का प्रयोग हम छोटे बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं। सबसे पहले अगर उनको हम किसी चीज़ का उदाहरण दिखा देंगे, मान के चलिए हमने उनको कोई भी एग्जाम्पल दिखा दिया, उसके बाद अगर हम उसके बारे में उसको बता रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। मान के चलिए हम जैसे कोई फोटो वगैरह, कोई पिक्चर्स जो है हाथी, अब मैंने बच्चों को जब हाथी दिखा दिया अच्छे से कोई पिक्चर के थ्रू, और उसके बाद उसके बारे में बच्चों को बताया कि इनके 4 पैर होते हैं, ये है वो है, तो वो जो है अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, डैश डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका, यानी तथ्यों से भी आगे आप जा रहे हो। मान के चलिए, अब कहते नहीं है, कभी कभी देखा होगा कि तुम बहुत एक्स्ट्रा जो है दिमाग लगा रहे हो, यानी कि टॉपिक जो है उससे भी आप बढ़ के जो है उसमें दिमाग लगा रहे हो, उसके तर्क को समझ पा रहे हो। तो ये इसको क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार हो जाएगा, या फिर यानी एक्स्ट्रापोलेशन होगा, या फिर व्याख्या करना। तो व्याख्या करना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है डिटेल में चीजें नहीं हो रही हैं। निष्कर्ष निकालना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई निर्णय नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर बस अनुमान लगाया जा रहा है। विश्लेषण करना भी नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा एक्स्ट्रापोलेशन, यानी कि पाठ्य सामग्री का विस्तार कर रहे हो, आप डिटेल में चीजें समझ रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका मच बेटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस जो है विधि की विशेषता है, यानी कि क्लासरूम में आप जो है मदर टंग को स्थान नहीं दे रहे हो, तो ये कौन से विधि की विशेषता होगी? प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप जो है क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश आप बात करते हो। मान के चलिए आप जो है इंग्लिश टू इंग्लिश आप जो है लर्निंग कर रहे होगे, उसमें आप अपनी मदर टंग की हेल्प नहीं लोगे। ठीक है, प्राकृतिक होगी या फिर द्विभाषिक है या फिर श्रव्यभाषिक। तो श्रव्यभाषिक भी नहीं होगा, द्विभाषिक भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है जो है स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है। यानी ये क्वेश्चन जो है, देखिए अब क्वेश्चन भी पढ़ना सीटेट में बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से। रीज़न ये है कि सीटेट जो है आराम से जो है कहीं पर भी ना लगा देंगे और क्वेश्चन को निगेटिव बना देंगे। लेकिन क्या होता है, एक माइंडसेट रहता है हर एक व्यक्ति का कि सीटेट में अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो हमको पॉजिटिव आंसर देना है, निगेटिव पूछा है तो हमको निगेटिव आंसर देना है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को गलत कर दोगे। यहाँ पर कहा गया है मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है। तो डायरेक्ट जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें जो है मदर टंग को स्थान नहीं मिलता है। यहाँ पर डायरेक्ट जो है
लैंग्वेज टू लैंग्वेज बात हो रही होती है, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश बात होगी, यहाँ पर जो है मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी आपकी मदर टंग अगर मराठी है तो मराठी में आप जो है प्रयोग, मराठी की हेल्प नहीं लोगे, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करनी होगी। अगर आपकी मदर टंग इंग्लिश रही है और अगर आप जो है मराठी में आपको कुछ कहीं पर आप वर्क कर रहे हो, तो आप मराठी टू मराठी ही बात करोगे, आप अपनी लैंग्वेज का यानी मदर टंग का प्रयोग नहीं करोगे। वो मदर टंग हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। यदि उसने जो है कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? यानी कि मान के चलिए आपने किसी बच्चे की प्रशंसा कर दी, उसने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसे शब्द हैं जो उसने वर्तनी में गलत लिख दिए हैं। अब ऐसे में आप कौन से उपागम का प्रयोग करोगे? तो संरचनात्मक होगा, या फिर समग्र भाषा है, या फिर संप्रेषणात्मक है, या फिर रचनावादी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी समग्र भाषा है, ठीक है। यानी आप हर पक्ष के बारे में देख पा रहे हो, जहां पर बच्चा गलती कर रहा है वहां पर आप समग्र भाषा का प्रयोग करोगे कि हाँ, आपके द्वारा यहाँ पर आपने अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पर गलती हुई और आप और बेहतर कर सकते हो। हमको बच्चों को निगेटिव जो है अप्रिशिएट नहीं करना है, ठीक है। अगला है, एक भाषा अध्यापक हो जो है, अध्यापक को चाहिए कि वह जो है शिक्षार्थियों को स्वच्छ जो है यानी स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे। यानी स्वच्छंद लेखन क्या है, बढ़िया अच्छे से हर एक वर्ड बिल्कुल फ्रेश लिखा हो और सीक्वेंस में अच्छे से लिखा होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। अब इसका क्या लाभ है वो हम लोग समझते हैं। पहला है, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित जो है स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं, या फिर यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कहना कोई पॉइंट नहीं हुआ कि लिखने और ना लिखने के लिए स्वतंत्र है। विद्यार्थी जो शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन है कि जब बच्चा स्वच्छंद लेखन लिखेगा तो उसको लिखने में भी मजा आएगा एक टाइम बाद, और उसको देखने में भी अच्छा लगेगा कि यस मैंने बहुत अच्छा लिखा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो शिक्षार्थियों की प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए आप उसको प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि हम इसको और जो है अच्छे से लिखें और जो है अट्रैक्टिव बनाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। यानी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो आप, तर्क कर रहे हो, तो इसका जो है प्रयोग करना होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? पहला है संरचना अधिगम है, या फिर मौखिक अधिगम है, या फिर अवधारणा अधिगम है, या फिर गत्यात्मक कौशल अधिगम है। यहाँ पर जो बात हुई है, अधिगम का एक प्रकार है जो है बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि बुद्धि या फिर तर्क करना आदि का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, अवधारणा अधिगम होगा। अब इसमें क्या है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। संरचना अधिगम में नहीं है क्योंकि कंप्लीटली उसकी संरचना बनी हुई है, आप वैसे ही पढ़ लोगे। मौखिक अधिगम में भी नहीं होगा, गत्यात्मक अधिगम में भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो आपको एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? तो यहाँ पर मौखिक भाषा के विकास की बात हुई है कि मदद करेगा। पहला ऑप्शन है, नए या फिर अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास कराना, या फिर अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत जो है पठन, या फिर कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का जो है संवेद ज्ञान, या फिर रोल प्ले में भाग लेना। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका फोर्थ होगा, क्योंकि मौखिक भाषा का आपका जो विकास है यानी मौखिक डेवलपमेंट जो आपका होगा वो कहाँ से होगा,
रोल प्ले से होगा, यानी आप कोई प्ले करवा रहे हो, कोई गेम खिलवा दिया, कोई एक्टिविटी करा दी, ठीक है? जो कि आपने देखा होगा जो ये 26 जनवरी वगैरह होता है, तो इसमें क्या होता है जो स्कूलों में एकांकी वगैरह खिलाई जाती हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है, स्मृति शक्ति है वो बढ़ती है, साथ ही कॉन्फिडेंस आता है और उनकी लैंग्वेज भी बेहतर हो रही होती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से या फिर खेल के माध्यम से बेहतर सीख रहा होता है और जो वो सीखता है वो स्थायी रूप से बच्चे के दिमाग में भी फीड रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है, यानी भाषा जो है यादृच्छिक है तो इसका क्या तात्पर्य होगा? भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है? जी नहीं, क्योंकि भाषा समय के साथ बदलती है। आज की डेट में जो लैंग्वेज बोली जा रही है, यही 50 साल बाद आप देखोगे लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, यानी समय के साथ काफी परिवर्तन हो रहा है। पहले लोग बोलते थे कुछ और वर्ड, वही आज की डेट में कुछ और वर्ड बोले जा रहे हैं और सम आने वाले टाइम में इन्हीं को परिवर्तित थोड़ा बहुत कर दिया जाएगा, तो ये नॉर्मल है कि जो है परिवर्तन होना है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच जो है अंतर्निहित संबंध है, तो ये भी कहना जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा कि अंतर्निहित संबंध है। आप अपने आसपास देखिए जो बहुत बूढ़े लोग होंगे उनसे आप बात करिए, तो पुराने टाइम में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बोले जाते थे बट आज की डेट में उन्हीं को कुछ और बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए समय के साथ इनमें परिवर्तन होता रहेगा। शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही। तो ये भी कहना गलत होगा कि इसका कोई ठोस है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो जिनका कोई पता ही नहीं कहाँ से जो है इनकी उत्पत्ति हो गई। आपने देखा होगा घर के आसपास बहुत लोग ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं जिनका पता ही नहीं है, कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि कहाँ से ये वर्ड जो है वर्ड की उत्पत्ति हो गई और लोग इसको बोलना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है कि इनका क्या मतलब है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी जो है प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी भी प्रकार का जो है अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो हम बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। देखिए सीटेड ने इसको वेरीफाई किया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में फोर्थ ऑप्शन ही गिवन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, भाषा अधिगम में जो है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ये यहाँ पर आपको बताना है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में जो है प्राप्त फल जो है लिखना। तो ये जो है फाइनल एक रिजल्ट होता है, तो ये आपका नहीं होगा। निदानात्मक का मतलब है कि आपको क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है, मान के चलिए कि आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो उसके बारे में आप पता लगाते हो कि यस ये आखिर है क्या। मान के चलिए किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या है, तो आप पहले पता लगाओगे कि आखिर बच्चे की समस्या क्या है, इसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर इसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है या फिर क्या समस्या है, टीचर के द्वारा प्रॉब्लम हो रही है या फिर बच्चे में ही कोई समस्या है। तो पहले आप उसका जो है रीजन जानने की कोशिश करते हो, उसके बाद जो है उपचारात्मक आता है परीक्षण की। आपको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम थी और आपने उसका सलूशन निकाला कि अच्छा बच्चे की जो है बच्चे को इंटरेस्ट नहीं था सब्जेक्ट में या फिर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा था, तो आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व की और बच्चे ने जो है अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि हम प्रॉब्लम को पहले जानते हैं। उपचारात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि हम उसको सॉल्व कर दिए, बच्चे की हेल्प कर दी, यानी बच्चा भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा कि बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। यानी जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत हुई है आपने उसको समझा, जाना क्या समस्या थी, फिर आपने उसका जो है निवारण किया, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करी। यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स ये थे, बाकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट है, तो ये थे पूरे 15 क्वेश्चन जो कि हिंदी पैडागोजी के थे। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। प्लेलिस्ट इसकी बना दी जाएगी, इनफैक्ट बनी हुई है, तो आप जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। बाकी 5 बजे आपको जो क्लास है
वो मिलेगी सोशल साइंस पेपर 2 के लिए। उसमें हम लोग पहले चैप्टर वाइज क्लासेस कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसका सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। ठीक है, तो पहले कंटेंट डिस्कस करते रहेंगे, बाकी टाइम टू टाइम यानी वीक में 2 बार हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको कंटेंट के साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। डेली क्लासेस 3 बजे और 5 बजे आपको मिलेंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।